आज जो मैंने असाइनमेंट दी थी किस किस ने की हुई है? हाँ, चलें अगर थोड़े-थोड़े जो सेंटेंस है बारी-बारी अगर कर लें तो ज़रा इंटरेक्टिव भी होगा और हमारी हेजिटेशन खत्म होगी और हम ज़्यादा लर्न करेंगे। कल मैंने वो लर्न करने का वे भी बताया था ना, तो बारी-बारी थोड़े-थोड़े सेंटेंस बताएं कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो सकते हैं। ये एक बताए ना, बारी-बारी स्टार्ट करते मैं जी। जी बिल्कुल। चलें कोई और बताएं। जबरदस्त, वेल डन। वेल डन, जबरदस्त। इसका मतलब है माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और कल के लेक्चर से आपने सीखा है, तो इसका मतलब है कि आप आगे चल के भी बहुत चेंज अपने अंदर लाएंगी। बहुत अच्छा आपने ये सोचा और ये सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो आपने सेल्फ एवोल्यूशन किया, सेल्फ असेसमेंट किया और अपने ऊपर काम किया, ये बहुत ग्रेट है। वेल डन, माशाल्लाह, वेल डन, ग्रेट। कोई और अब बता दे। एक दो बंदे और बता दें कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या उन्होंने नोट किया और क्या क्या नेगेटिव सेंटेंस है। टाइप कर दें। जी जी, जी ग्रेट, वेल डन, ये बहुत अच्छा है। ये आपने कम से कम एक दिन एक लेक्चर के बाद ये अचीवमेंट, वेल डन, ग्रेट है, ग्रेट, माशाल्लाह। जी सुमन, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आपने ऑन म्यूट किया हुआ, आप भी कुछ अगर ऐड करती हैं आपने कोई पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट टाइम यही है कि थोड़ा थोड़ा आप अपनी हेजिटेशन को भी ओवरकम करें और पार्टिसिपेशन करें, तो उसमें ये होगा कि इंटरेक्टिव भी होगा, आप लर्न भी ज़्यादा करेंगे और इसका सारा मकसद भी यही है कि हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। वैसे तो थ्योरीज तो मिल जाती हैं सारी और जितना हम इंटरनलाइज होकर हम प्रैक्टिकल करेंगे हम अभी से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब खुद ट्रांसफॉर्म हो गए तो दूसरों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था आज उससे आगे हम चलते हैं। जी जी मैम, इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह वो आएगा एक, इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ना ये रिपीटेडली चलेंगी। अब मैंने इसलिए इनको अभी यहाँ ऐड नहीं करना क्योंकि इन्हीं की चीज़ें इनको खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी है कि ये हमने कैसे करना है। आगे एक आएगा कि जिसमें हमने एग्रीमेंट करना है, जिसमें हमने कंसेंट लेनी है, वो एक प्रीसपोजिशन आएंगी, तो उसमें जो है ना ये फिर सबसे पहले हमने किसी के साथ जब हमने एग्रीमेंट करना है तो ये होगा कि पहले हमने उसके साथ हाँ कहना है,
फिर हमने बट की जगह हमने एंड लगाना है, तो वो ये वहां पे इंशाल्लाह जब ये खुद इनको जब वो चीज आएगी ना, ये इनको ये टूल भी मिल जाएगा कि हमने जब किसी के साथ किसी को बात मनवानी है, किसी के साथ रेपो बिल्ड करनी है, सबसे पहले हमने उसके साथ एग्री करना है कि उनका जो डिसीजन है वो ठीक है, तो उसके बाद फिर हम जो है ना अपनी बात बोलेंगे, तो वो हमारा माइंड ज्यादा प्रोसेस करता है। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर्स और अगले जो कोर्स में होगा ना, तो इनको ये बहुत अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए खुद से आपके इसमें ये होगा कि ये फ्री हैंड है कि आपने खुद टूल और चीजें यूज करनी है, तो इंसान को खुद समझ आती जाएगी। पहले जैसे मैंने कल स्केल भी कहा था कि पहले अपने आप को स्केल कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर देखेंगे कि अपने उस स्केल को किस किस जगह पे आपका वो इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। तो ये जो सब कॉन्शियस के हवाले से ये भी बात चल रही है, और आज जो फिल्टर हैं उनके बारे में बात होगी, और अगर टाइम हुआ, क्योंकि फिल्टर को भी बड़े डीपली समझना है कि फिल्टर होते क्या हैं और उसकी एग्जांपल समझनी है, और फिर उसके साथ हमने फिल्टर के इफेक्ट को कैसे कम करना है, फिर उसके साथ कोशिश करूंगी अगर टाइम हुआ तो आज हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे कि ये जो NLP है वो कैसे वजूद में आई और किस तरह से हुआ, ये कब से जो है ना ये काम कर रही है और दुनिया में कैसे इस पे काम हो रहा है। तो आज जो ये वाला है कि हमारे जो फिल्टर हैं वो हमारे अपने बायस होते हैं और बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो हम जो हम इस कैपेबल होते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं अपने जो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, तो हम उसको उसके मीनिंग्स बदल सकते हैं। ये भी आप आगे चलेंगे तो इन सारी बातों को आपको और ज्यादा ऑथेंटिक वे में समझ आना शुरू हो जाएगी। जो हम जबान बोलते हैं, जो हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं, वो हमारे अपने अंदर भी जो है ना रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जिस तरह से हर चीज की ड्यूल है ना, तो हमारी जिस तरह आउटर पर्सनैलिटी है, इसी तरह इनर भी है। जिस तरह दरख्त है तो वो बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, तो हर चीज जो है ना वो ड्यूल है। तो हमारी लैंग्वेज का अगर बाहर हम दूसरों से बात करें तो हमारे अपने ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी, क्योंकि यही बार बार रिपीट होंगी। ये लैंग्वेज गेट भी इनको कहते हैं। ये एक्सटर्नल, जैसे सारी चीज मैंने बताई थी कि जो हम 5 सेंसेस से हम लेते हैं, तो अंदर जाके हमारी पिक्चर्स, साउंड्स और स्मेल और टेस्ट बनता है। तो अब ये चीज है, तो बाहर से जब जाती है तो ये क्या बनता है, डिलीट। इसको इंग्लिश में डिलीशन कहते हैं और उर्दू में हज़फ कहते हैं। और फिर दूसरा है डिस्टॉर्शन और तीसरा है जनरलाइजेशन, तख्लीक और उमूमियत। अब ये उर्दू भी ढूंढ के डाली हुई है। अब ये अनकॉन्शियस में जाके पहले इस प्रोसेस से गुजरता। अब मैंने आगे जाके जो स्लाइड्स में ये इनकी डिटेल बतानी है कि ये हैं क्या, और एग्जाम्पल के सारी एक एक चीज की एग्जाम्पल होगी। ये अभी ये चीजें देखी थी कि हमने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, वहां पे एक स्टेट बनेगी। स्टेट जो है वो हमारा बिहेवियर बनाएगी। ये फिजियोलॉजी ये है कि हम अगर बॉडी को स्ट्रेट सीधा रखेंगे तो हमारे जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा, जो हमारे ब्रेन में हार्मोन रिलीज होते हैं वो नहीं होंगे। ये आगे आगे स्लाइड्स में आपको जरा बेहतर तरीके से होगा। ये एक्सटर्नल वर्ड से हम जो है ना डेटा लेते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, इवेंट और भी चीज़ से जो है वो जो स्टिमुलाई है वो हमारी 5 सेंसेस से आती है, जो पहले भी बता दिया गया है। उसमें विजुअल है, ऑडिटरी है, किनेस्थेटिक है, ऑल्फैक्टरी और गेस्टार्टी है। अब अंदर आई फिल्टर के थ्रू, तो वो फिल्टर हमारे बिलीव्स हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं वो हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, लैंग्वेज है, हमारी मेमोरी है, पहले से कोई चीज़ हमारे साथ हुई हुई है उसमें से गुजर के फिल्टर जो है ना वो गुजार के उस जो भी हमारा स्टिमुलाई है या कोई इंसिडेंट्स है वो गुजरेगा, तो फिर हमारे अंदर जाके एक प्रोग्राम बनेगा। फिल्टर ये वही जो पीछे अभी मैंने बताया। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो 12% है, जिसमें थॉट्स होती हैं और जो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह आती हैं वो चीज़ें होती हैं, और स्पीच होती है, और डिसीजन मेकिंग उसमें जो सब कुछ से आप देखें ये कितना ज़्यादा है। जो ये आइसबर्ग है कि ये जितना कम बाहर है और इसके डबल अंदर है। तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा कितना है, 88% है। तो उसमें हैबिट्स हैं, एडिक्शन है, लैंग्वेज है, मेमोरी है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, वैल्यूज हैं और बिलीव्स हैं। ये सारे हमारे सब कॉन्शियस में। तो सब कॉन्शियस हमारा बहुत आसानियों को पसंद करता है और वो चाहता है कि उसको जो पेट
तरीके जो उसने सीख लिए उन पे काम करे। तो उसमें जाके चेंज करने के लिए कोई ना कोई कोच चाहिए होता है जो कि आपको प्रोग्राम करे, जो आपको फॉर्मेशन दे। जब इंसान खुद इतना सीख लेता है तो खुद को भी वो प्रोग्राम कर सकता है अपनी माइंड को अच्छी अफॉर्मेशंस के साथ। ये आगे इसी चीज को हमारे माइंड के हिस्से कितने हैं, ये 3 हैं। तो वर्किंग मेमोरी है वो, उसमें थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टाइम के लिए जो स्टोर होता है वो होती है। जो सब कॉन्शियस है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। इसमें जो है ना सारी हमारी सारी चीजें इसमें चली जाती है। कल भी जैसे मैंने बताया था कि हमारी आंखों से जो हम जो चीज देखते हैं वो 20 सेकंड के बाद फौरन हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती है। कानों की जो 20 सेकंड की है और आंखों की 5 सेकंड की है। तो इसका मतलब है कि कॉन्शियस ये बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया है कि हम इस दुनिया में कॉन्शियसली सर्वाइव नहीं कर सकते। हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं तो वो हम सब कॉन्शियसली सर्वाइव करें, बहुत कम जो है ना कॉन्शियस है। लेकिन हम जो अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं, अगर हम ट्रेंड कर सकें तो हमारे सब कॉन्शियस में भी कॉन्शियस लग सकती है। वो एनएलपी में जो सीखते हैं तो उसमें के बाद बंदा जो इंसान होता है वो अपने लाशऊर में भी शऊर लगा देता है। तो फिर जो काम भी, जो डिसीजन, जो चीजें भी हो रही होती हैं वो शऊरी तौर पे हो रही होती हैं। ये अगेन वही है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस बहुत थोड़ा सा होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए हमारी मेमोरीज वगैरह स्टोर होती है और फिर लाशऊर में चली जाती हैं। अब इनको हमने जो पढ़ लिए, डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। अब 3 इफेक्ट्स को हमने कैसे कम करना है। इसमें सबसे पहले कि हमने सबसे ये देखना कि इनसाइट क्या है दूसरों की। अब किसी ने जो बात की है तो उसका जो है, ये मेरा पहले आ गया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो है क्या। ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है, मैं अगली स्लाइड दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, ये बाद में दोबारा इसका इफेक्ट मैं अब स्लाइड को पीछे कर दूंगी। ये इसमें भी वही चीजें 12% है। इसमें एनालिसिस, जो डिसीजन मेकिंग है वो होता है, थिंकिंग और प्लान होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ये हमारा जो 12% हमारा माइंड है। क्रिटिकल माइंड ये गेट होता है, ये इसको बाईपास करना। हमने ये चीजें सीखनी है इस एनएलपी में कि हमने क्रिटिकल माइंड को, ये वाला जो गेट है ये नहीं बाईपास होता, जिस वजह से हम जो सब कॉन्शियस को अप्रोच नहीं कर सकते। सारी चीजें जो हमने हैबिट्स चेंज करनी, हमने कोई नई चीज सीखनी, हमने किसी के साथ रेपो बिल्डिंग करनी है, तालमेल करना है, वो सारा जब ये वाला एरिया ना जो गेट है ये बाईपास होगा, ये गेट खुलता है। ये इसमें आप सीखेंगे कि कब कब खुलता है, किस किस टाइम खुलता है और कैसे खुलता है। ये जब खुलेगा, जो बात हमने सब कॉन्शियस में चली गई, ये गेट है कॉन्शियस है और ये गेट खुला और ये सब कॉन्शियस है, जब इसमें चली जाएगी तो कोई भी काम है ये इंप्लीमेंट होता है। इसमें चली गई तो इसका और अल्लाह का तल्लुक डायरेक्ट है और यहाँ पे अनलिमिटेड पावर है हमारे सब कॉन्शियस की, हर चीज इंप्लीमेंट होती है और हर काम होता है। यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। तो जब हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे एक तो ये है कि ये हर चीज पॉसिबल है, तो हम वर्ड कौन से भेजेंगे, जो पॉजिटिव है। क्योंकि अगर हमने नेगेटिव भेज दिया तो फिर तो हम खुद भी नहीं निकाल सकते, ये हमारी भी कोई इसमें ताकत नहीं है। फिर तो या तो कोई हिप्नोसिस करके हमारी वो जो हमने ऐसी चीज डाल दी है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जबकि वो इनसाइट ही नहीं हुई, हमें वो पता ही नहीं होगा कि हमने क्या चीज खुद से जो है ना अपने लाशोर में भेज दी है, हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है। तो ये तरीके बताए जाएंगे कि कब और कैसे हमने बाईपास करना है। इसको कहते हैं कॉन्शियस बाईपास, क्रिटिकल माइंड बाईपास। तो इसको हमने बाईपास कब और कैसे करना है, ये इंशाल्लाह आने वाले सारे लेक्चर्स में ये चीजें सीखेंगे। अगेन ये बार बार इसीलिए हो रहा है कि आपको अजबर हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमारे कॉन्शियस में क्या क्या चीजें हैं और सब कॉन्शियस में क्या क्या चीजें। तो मेरे ख्याल से इंटरेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कोई ये पढ़ लें ताकि बाकियों को याद हो जाएगा कि कॉन्शियस में क्या चीजें हैं और अनकॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में क्या है। किसको कहूँ पड़ेगा, मिसबा आप ही पढ़ दें, कोई पढ़ना चाहता है? जी पढ़े, कोई भी पढ़े। जी जी।
ग्रेट, वंडरफुल। जी, ग्रेट, वंडरफुल। ये देखें कि हमने जो चीज़ें डेवलपमेंटल स्टेजेस का जो हमने बचपन से सीखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ स्टोर हैं। तो बचपन में हम कैसे सीखते हैं, वो ये मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग हमारी वर्बल, नॉन वर्बल, ये ना चाहते हुए भी हम जिस फैमिली में, जिस कम्युनिटी में, जिस एरिया में रहते हैं, और उसमें चाहे पड़ोस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हम उनसे बहुत सी चीज़ें इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो बहुत सी चीज़ें हमने कॉपी की होती हैं और बगैर वजह के कॉपी होती हैं, और वो चीज़ें हमें नहीं पता होती कि हमने कहाँ कब सीखी। अभी जैसे कुछ हैबिट्स मेरे अंदर आई हैं, तो मैंने जैसे अपने आप को एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि जो मैं मतलब ओपननेस है मेरे में। मैंने देखा कि मेरे मतलब नेबर में एक रिलेटिव थे, तो वो खातून जो है ना, वो हर काम जब करती थी तो बोल के करती थी। तो अब वो चीज़ ज़ाहिर मेरे घर में तो नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ से अपने मेरे बिहेवियर में वो चीज़ें आई हुई हैं। तो अब चीज़ें जो हमें पता चल जाता है कि हमने हमारी पर्सनैलिटी, जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, तो उसमें से फिर हम देखते हैं कि मैं कौन सी चीज़ खुद में चेंज करूँ। तो वो जो चेंज करते हैं, किसी का माइक आना, ये मैं म्यूट कर देती। जी, तो उसमें फिर हम जब चेंज करेंगे, तो वो ये जब हमें ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि हमने क्रिटिकल माइंड को बाईपास करना है, फिर यहाँ पे हमने जाके अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आज आप सीखेंगे भी कि आप खुद भी कर सकेंगे, और ये चीज़ भी समझ आ गई कि आपको कोई कोच चाहिए होगा जिसने आपके यहाँ से अफर्मेशन देनी है, और एक आपको जो विजुअलाइजेशन की, इसमें विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज होती है, वो जो माइंड एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें विजुअलाइज करना है, वो ये सब कॉन्शियस में जाके आप चेंज करके अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, जो आप रिजल्ट चाहते हैं, जो आप आउटकम चाहते हैं, वो सारे आप इस तरीके से प्लान, वो आगे डिटेल में बताऊंगी कि हमने जब कोई स्मार्ट गोल करना है, तो उसको हमने कैसे क्रिएट करना है स्मार्ट गोल को, और जब वो स्मार्ट गोल हमने क्रिटिकल बैरियर को क्रॉस करके इसमें भेज दिया, तो इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें तो 100% चांसेस है कि ये जो चीज़ यहाँ हमारे चली गई, वो इम्प्लीमेंट होती है। अब यही इसी जो ब्रेन हमारा, वो 3 तरह से डिवाइड हुआ, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ये लिखा हुआ, और किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी। विजुअल है, आई सी व्हाट ही मीन्स, इसका मतलब है कि ये विजुअल बंदा। अभी ये मोडेलिटीज हैं, ये थोड़ा सा टच दे रहे हैं, इसको फ्रेमिंग कहते हैं एनएलपी की टेक्निक में, कि अभी आपके माइंड में ये चीजें जो थोड़ा थोड़ा इनकलकेट हो रही हैं, कि ये आगे जाके तो डिटेल में हमने पढ़ना है। जब हमने कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ना है, तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ना है कि कौन सा पर्सन ऑडिटरी है, कौन सा काइनेस्थेटिक है, और कौन सा ऑडिटरी डिजिटल है। फिर वो जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, फिर आप जो अभी लर्न कर रहे हैं, तो आपको खुद अपनी मॉडलिटी पता चलेगी कि मेरी प्रेफरेबल मॉडलिटी कौन सी है। वो इन वर्ड्स से और सेंटेंसेस से वो आगे जाके डिटेल में होगा। काइनेस्थेटिक वाले जो लोग होते हैं, वो फील टच करके चीजों को सीखते हैं। ऑडिटरी जो है, वो सुन के सीखते हैं। ये क्रिटिकल माइंड का जैसे मैंने बता दिया, ये आ गया जनरलाइजेशन। अब सबसे ज्यादा फिल्टर के ऊपर काम करने वाला है, कि जो हमारे फिल्टर लगे हुए हैं, उनकी हमें पहले समझ आए कि ये फिल्टर है क्या। अब आपकी डिसेंसिटाइजेशन हो चुकी है, फिल्टर आप कल से सुन रहे हैं। आज भी आपको मैंने फिल्टर काफी बार आपको फिल्टर के बारे में बताया, और ये फिल्टर ये है। पहला जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को उर्दू में मैं बताती हूँ, उमूमियत एक ऐसा अमल है कि हम जिंदगी के किसी एक वाकया या तजर्बा में से गुजरते हुए चंद अनासर को इस्तेमाल करते हुए एक यकीन बना लेते हैं, और बाकी तफसील को कुल्ली तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। बाज़ औक़ात इसको जिंदगी का असूल भी बना लेते हैं। इसका मतलब ये है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपके बताऊं, कि कभी किसी के साथ जब कोई एक दफा कोई मतलब इंसिडेंट ऐसा हुआ फेलियर का, तो वो उसको पूरी लाइफ के ऊपर जब भी बात होगी, तो वो ये कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ मैं अब कामयाब नहीं हो सकता, मैं फलां दफा भी फेल हुआ था, मैं फलां जॉब के लिए भी गई थी, वहां भी कामयाब नहीं हुई, फलां दफा मुझे डांट पड़ी। छोटे छोटे इंसिडेंट्स ही लेते हैं। तो वो क्या होता है कि हमने ओवर जर्नलाइज, इसी को कहते हैं हमने जर्नलाइज किया होता है, किसी वो जिंदगी का एक हिस्सा है। इसमें मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि एक
एक बंदा था, उसके पास खूबसूरत घोड़ा था और वो घोड़ा बहुत कीमती था। तो एक बादशाह ने कहा कि ये ऐसा घोड़ा जो है ना मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने ऑफर की उस बंदे को कि आप मुझे ना, एक किसी गांव में था, उसने उसके जो बादशाह के बाकी वजीर थे, तो वो उससे घोड़ा खरीदने गए। अब उसने ये किया कि उसने कहा कि मैं घोड़ा नहीं बेचता। बेशक उसने बाकी घोड़े भी बहुत अच्छी नस्ल के रखे हुए थे और उसको बादशाह बड़ी अच्छी कीमत भी दे रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने ये घोड़ा नहीं लेना। उसको जो उसके मोहल्ले वाले थे, लोग आए उसके पास, उन्होंने कहा ये कितना बेवकूफ है, इसको घोड़ा जब इतनी अच्छी कीमत में बेच रहा है तो उसे दे देना चाहिए। उसने नहीं दिया। तो कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि वो घोड़ा बीमार हुआ और वो घोड़े की डेथ हो गई। अब लोग उसके पास आए तो लोगों ने उसको कहा कि आपने ये गलत किया, आपने अगर इसको दे दिया होता तो आपको फायदा होता। उसने उनको ये जवाब दिया कि ये क्या हुआ, ये जिंदगी का एक वाकया ही तो था। अब क्या किया उसने, जनरलाइज नहीं किया, उसने उसको जिंदगी का एक वाकया लिया। इसी तरीके से उसके साथ फिर और एक हादसा हुआ, उसके बेटे के एक्सीडेंट हुआ और उसके जो लोगों ने आके उसको कहा कि आपके साथ तो ये गलत हो गया और आपके साथ ही क्यों। तो उसने उन लोगों को ये जवाब दिया कि क्या हुआ, ये तो जिंदगी का एक वाकया ही था, इसकी ऊपर पूरी जिंदगी या पूरी जर्नलाइज तो नहीं करना। तो ये एक दो छोटी एग्जांपल मैंने दी है कि हम इन वाकयात को लेके तो हम पूरा ही ओवर जनरलाइज कर देते हैं कि ये जो है ना मेरे साथ अब होना ही ऐसा है। वो एक वाकया है, वो एक एलिमेंट्स है, वो एक एक्सपीरियंस है, उसको हमने बाकी जो यूनिवर्सल बिलीव्स हैं या बाकी जो हकीकत है उनको हम छोड़ देते हैं। अब जो एक कोई वाकया है, हमने उसको उसकी सारी जो आगे पीछे की जो उसकी हकीकत है उसको देखना है और एक वाक्य को हमने जर्नलाइज नहीं करना कि ये अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे उस बंदे को बाकी ने ये सारा कहा, लेकिन उसका ट्रस्ट और इसका बिलीव अपने बारे में और यूनिवर्स के बारे में ठीक था और उसने ये कहा कि जिंदगी का एक वाकया ही तो है। अब डिलीशन क्या है, इसको हज़फ करना एक ऐसा अमल है कि हम जिंदगी के किसी वाकया या तजर्बा में से गुजरते हुए एक खास हिस्से पर तवज्जो देते हैं और बाकी को कुल्ली तौर पे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका एक, अगर मेरे पास वो नहीं है कि मैं कुछ ऑडियो अगर कुछ सुनाऊं तो उसमें डिस्टॉर्शन भी हो और कुछ ऐसी चीजें हों कि जिसमें से आपको आवाज नहीं आए, तो फिर आप देखेंगे कि कोई कुछ उसमें से मीनिंग निकालेगा, कुछ मीनिंग। और दूसरी एग्जांपल मैं ये दूं कि हमें जो चीजें जिनका इंटरेस्ट होता है हम उन पे फोकस करते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। वो एग्जिट कर रही होती हैं लेकिन हम उनको उस पर फोकस नहीं करते। इसकी मिसाल दूं, कभी आपने कोई चीज आपने लेनी है, गाड़ी की मिसाल देती हूँ। अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई पर्स खरीदना है, तो आप जब बाजार में गुजरेंगे तो आपको उसी तरह की गाड़ियां नजर आएंगी। उस दिन आप अगर जिस शॉप पे जा रहे हैं तो वही पर्स नजर आएंगे। उसकी मिसाल ये है कि ये डिलीशन है, बाकी जितनी चीजें आ रही हैं आपका माइंड रजिस्टर नहीं कर रहा। तो ये हमारे माइंड की कैपेबिलिटीज हैं कि हमारा माइंड जो चीजें हमें चाहिए होती हैं उन पे ज्यादा फोकस करता है। इसकी एक मिसाल और भी है कि साथ साथ डिलीशन इसलिए भी होती है कि हमारा माइंड इतनी ज्यादा जो मेमोरी है उसको स्टोर, जो यूजलेस है उसको नहीं करेगा, जो चाहिए होंगी उसको स्टोर करेगा। अगर कोई शॉपकीपर है तो उसके पास कितनी ज्यादा रश लगी हुई है, तो हर उसके आने वाले लास्ट जो 10 है ना उसको नहीं याद रहेंगे, क्योंकि अगर वो हर एक को याद करना शुरू कर देगा तो इसके लिए मुश्किल है। इतनी ज्यादा मेमोरी स्टोर करने के लिए भी मुश्किल है, उसको वही चीजें याद रहेंगी जो जिसके साथ उसका इमोशन अटैच होगा। तो इस तरह से जब हमें बाजू का जब किसी के साथ हमारा कंफ्लिक्ट चढ़ता है तो हम उसमें ये करते हैं कि दूसरा बंदा हमें कह रहा था कि आपने ये बात कही है और हमें याद भी नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए वो इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, उसके साथ इमोशन नहीं अटैच थी। तो हम इन चीजों को जहन में रखें कि हमारा माइंड के अंदर ये प्रोसेस भी चल रहा होता है, जर्नलाइजेशन का भी चल रहा है, डिलीशन का भी चल रहा है और लास्ट वाला डिस्टॉर्शन का भी चल रहा है। तो इन सारे जो हम फिल्टर को हम देखें कि रियलिटी क्या है, हमने रियलिटी देखनी है, दूसरे की इंटेंशन देखनी है, उसमें हमारा परसेप्शन दूसरे का देखना, अपना परसेप्शन देखना है, ताकि हम कहीं गलती ना करें और इन चीजों को हम इन प्रोसेस को समझते रहें। ये हमारे दिमाग की काबिलियत है कि वो चीजों को मीनिंग भी देता है। अब डिस्टॉर्शन ये है
तख्लीक जिसको कहते हैं, तख्लीक करना एक ऐसा अमल है कि हम जिंदगी के किसी वाक़या या तजर्बा में से गुजरते हुए हिस्सियाती तौर पे अंदरूनी इस्तेमाल करते हुए असल डेटा में तब्दीली कर सकते हैं। ये आपको आज हैरत भी होगी कि ये चीज़ बिल्कुल है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम मीनिंग्स भी दे सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बात बताई थी कि कोई चीज़ जब हम बोलते हैं तो हम उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जो सेंसेस हैं, जब बाहर से कोई डाटा हम लेते हैं तो उसमें से गुजरते हुए मीनिंग्स देते हैं। वो किस तरह से? वो जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, अब परसेप्शन है। अब वाकया कोई और हुआ, अगर मैं लास्ट वाली एक स्लाइड है उसमें दिखाऊंगी कि एक तरफ 6 लिखा हुआ है और दूसरा बंदा उसको 4 पढ़ रहा है। अब जब उसकी तरफ से आके देखेगा तो वो उसको 6 ही नजर आएगा, लेकिन इस तरफ वाले राइट साइड वाले पर्सन को वो 4 नजर आ रहा है। तो इस तरह से जो चीजें हमारा दिमाग है वो चीजों को तब्दील भी कर सकता है असल डाटा को। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा सबकॉन्शियस जब हमारे बिलीफ सिस्टम का साथ देता है तो उसको इतनी जोर लगाता है सच साबित करने के लिए। और हमारा कोई, आप इस चीज के लिए आज ये भी आपके लिए असाइनमेंट है कि आप ये देखिएगा कि जो आप बात कर रहे हैं उस पे आप देखना कि आपके दिमाग में कितनी चीजें आएंगी। उस किसी के साथ आपकी डिबेट चल रही है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी थ्योरी है, जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है, आप उसके लिए पूरी की पूरी आपका दिमाग पूरा डाटा ला के देगा। वो ये पूरी की पूरी प्रूफ करेगा जो आपका बिलीफ सिस्टम है। तो फिर हमने रियलिटी देखनी है, हमने परसेप्शन को भी देखना है कि मेरी परसेप्शन क्या है। उसके लिए आगे चल के वो हमने टेक्निक है जिसको डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन से ये टेक्निक से हम देखेंगे कि 3 तनाजर में हम चीजों को देखेंगे। 3 तनाजर में जब 3 परसेप्शन से देखेंगे तो फिर हमें रियलिटी पता चलेगी। और इंशाल्लाह आपकी लाइफ में से ही एक इंसिडेंट्स लेके, जैसे यहाँ प्रैक्टिकल करना चाहेंगे प्रैक्टिकल करेंगे और उसके जो परसेप्शन होगी वो चेंज होते हुए देखेंगे कि हाँ ये इसका कैसे चेंज हुआ, इंटरनली हमारी बिलीफ सिस्टम किस तरह से चेंज हुआ। अब जनरलाइजेशन की जो एग्जांपल है वो जैसे ये है कि अमीर लोग लालची होते हैं। ये मतलब हम इसको अब जब हम किसी से ये आज के बाद हम ये करेंगे कि किस तरह से हम इस चीज को, इस जो मिथ है कि सारे अमीर लोग लालची तो नहीं होते। आपने कौन देखा जो लालची था? अच्छा, किसकी बात हो रही है? वो कैसे? ये चंकिंग है और इसको मेटा मॉडल भी कहते हैं कि इसमें जो है ना क्वेश्चन करते हैं वो चंकिंग डाउन करके, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिमाग में वो चीज सरफेस पे आती है, जो जनरलाइजेशन है वो खत्म होती है। तो आइंदा जब भी ऐसा होगा तो आप आगे पूछें, हाँ किसने किया, वो कौन था, कैसे हुआ। जब ऐसे बंदा पूछता है, एक तो पहले रिवर्स, अच्छा अमीर लोग लालची होते हैं, जब हम दोबारा बोलते हैं तो उस बंदे के दिमाग में ये चीज जाती है। जो भी हम बात कर रहे होते हैं, अगर मैं खुद बात कर रही हूँ तो मेरे से दूसरा जो बंदा है वो मेरे से बात करेगा तो मुझे वो ये पूछे, हाँ अच्छा अमीर लोग लालची होते हैं, कैसे, कौन लालची था, कैसे, वो आपने कैसे ये चीज डिसाइड कर ली, आपके साथ किसने किया, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमारे माइंड को फिर जगाते, वो जो चीज लेके आया था ना वो फिर उसके बाद वो रियलिटी तक पहुंचेगा और फिर वो सही चीज अपने माइंड से उसको मिलेगी, उसके अपने दिमाग से मिल गई। ज्यादातर सियासतदान हेरा फेरी करते हैं, ये भी देखें, ये जनरलाइजेशन है। बढ़ती महंगाई का कोई इलाज नहीं है, ये भी जनरलाइजेशन है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, कौन? अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, आपकी मामा भी नहीं, आपके पेरेंट्स भी नहीं। जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो दिमाग से वो जो चीज एक पैटर्न है वो निकलती है, जो कॉग्निटिव बायस है ना वो खत्म होता है और फिर बंदा रियलिटी तक पहुंचता है। आजकल हर कोई मायूसी का शिकार है। ये सारे जनरलाइजेशन के एग्जाम्पल है। अब ये जो फिल्टर है उनको रिड्यूस कैसे करना, उनके इफेक्ट को कैसे कम करना, ये कुछ चीजें साथ मैंने आपको बता भी दी है कि एक्सप्लोर करना कि इनसाइड क्या दूसरे की इस बारे में उसको इतना पता क्या है। जैसे मैंने अब क्वेश्चन किए, जब कोई एक बात करेगा तो उसको हो सकता है जिंदगी के एक वाक्य को लेके, एक एक्सपेरिमेंट को, एक चीज को लेके उसने सारा और जनरलाइज किया हुआ। जब हम क्वेश्चन करेंगे, उससे बात करेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी, उसके दिमाग से वो जो सिस्टम है वो निकल जाएगा। अब जो उसने बात की है, समटाइम इसकी मिसाल है कि जब हम गुस्से में होते हैं, ट्रू फीलिंग जो है, ट्रू मीनिंग्स ऑफ देयर वर्ड्स। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं उस वक्त कह दूंगी मैं टांगे तोड़ दूंगी, क्या मैं वाकई मेरे
इंटेंशन थी वो टांगे तोड़ने की, वो मेरे पास वर्ड नहीं थे कि मैं उस वक्त ये कहती कि मुझे आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा मुझे दुख पहुंचा है, मैं अनाइड हुई हूँ, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आपने ठीक नहीं किया। लेकिन वर्ड मेरे मुंह से क्या निकला, जो मेरे पास उस वक्त वर्ड नहीं था, मैंने वर्ड ऐसा बोला, मेरी इंटेंशन तो नहीं थी। इसलिए ये दोनों चीज़ें देखनी है, अब हम अपने दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स रख सकेंगे, अपने लिए अच्छा सोच सकेंगे, दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग हाउ दे सी दी वर्ल्ड। अब ये कि वो दुनिया को, उनके दुनिया के बारे में और अपने बारे में उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, अब वो क्या समझते हैं, अब ये चीजें हमें पता होंगी तो हम फिर उनके साथ डीलिंग, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी सही तरह से हमारी डीलिंग हो सकेंगी। फोकस ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड क्लैरिफाई देयर इंटेंशन। वही देखें वो क्या कह रहा है और उनसे पूछें कि आपके कहने का मतलब क्या है, आपने जो बात की है उसके मीनिंग्स क्या है, क्या आपकी इंटेंशन ऐसी है। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो प्रेफर करता है इमेजेस को, अल्फाजों को नहीं करते। अब वही विजुअल काइनेस्थेटिक जी। अब कल वाली बात है कि नेगेटिव वर्ड, मैं जिंदगी में नाकाम ही रहा हूँ, वर्बल हम जो सुनते हैं ये मॉडल होता है। अब हमने बचपन से जो चीजें सुनी हुई हैं ये हमारी पर्सनालिटी में आ गई, वो हमारे वर्ड्स ऐसे, मैं जिंदगी में नाकाम ही रहा हूँ लेकिन बेटा तुम कुछ बनकर दिखाना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारे पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है, तुम बेवकूफ हो लिहाजा तुम नहीं समझ सकते, तुम हमेशा तजज्जुब का शिकार रहते हो। अब आप में से कितने लोगों ने ये अल्फाज सुने हुए हैं और बोले भी हुए हैं? टाइप करें कि मुझे पता चले आप सोते नहीं, जाग रहे हैं। बहुत बार ना, तो ये फिर इसका मतलब है कि, और ये हमें नहीं पता कि हमारा क्रिटिकल बैरियर उस वक्त खुला हुआ था या नहीं। अगर खुला था वो तो डायरेक्ट चला गया, अगर नहीं खुला था तो खोलने के लिए रेपिटेशन है। जब बार बार चीजों को करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस खुल जाता है, वो चीज वहां जाके वो हमारी स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब है बहुत बार सुने, तो जब बहुत बार सुने तो ये हमारे माइंड में इनकी जगह बनी हुई है, तो जगह बनी हुई है तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया। फिर हम जब काम करते हैं या लाइफ में सक्सेस नहीं होते, रिलेशनशिप में, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में कामयाब नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हमारे पीछे कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं हमारे सबकॉन्शियस में जिनको डिलीट करना, हमने वहां से खत्म करना है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे और कोई ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे हमारा ये सारा जो हम पहले से मॉडल हो चुके हैं, नॉन वर्बल वर्बल, हमने अपने आप को मॉडल किया हुआ है, वो हमारे चाहते ना चाहते हुए हमने ये चीजें सीखी हैं। डेफिनेटली दुनिया में हर इंसान दूसरे से सीखता है, हर इंसान जो पहले आता है उसके एक्सपीरियंस से, उनसे ही हम सीखते हैं और एक दूसरे से हम सीख रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने चेंज करना है और इसमें NLP की टेक्निक्स आएंगी और आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सीख के खुद से ये चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। और भी बताया कि ये अब आप कोशिश करेंगे कि अब इस तरह के जुमले अपने इर्द गिर्द, अपने बच्चों के साथ और अपने साथ ऐसे नहीं बोलेंगे। सही है ना? टाइप करें सारे, यस यस टाइप करें। सारे टाइप करें ताकि आप सबकॉन्शियस में जाए। ये जो आप टाइप कर रहे हैं ना यस, ये आपका सबकॉन्शियस में जा रहा है। और सारे टाइप यस करें कि हमने आज के बाद, जो कल मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस का बोला था वो माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेट वंडरफुल रिजल्ट आया। कुछ लोगों ने अप्लाई किया, डेफिनेटली जिन्होंने बताया नहीं है अपने तौर पे उन्होंने भी तैयारी की होंगी, वो भी ग्रेट है, वो भी माशाल्लाह वंडरफुल नाइस वर्क कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसमें टाइप करेंगे, आपकी ये टेक्निक्स हैं, ये आपके माइंड के साथ काम हो रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने लेक्चर सुना और साथ साथ आपके माइंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो चीजें मैं आपको जैसे बोल रही हूँ टाइप करें यस बोले, तो इसका मतलब है आपका सबकॉन्शियस यस कर रहा है और आपके सबकॉन्शियस ने यस दिया है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कि ये दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट आए फिल्टर के बारे में, किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो कुछ हो तो कर लेते हैं, फिर मैं आगे चलते हैं। अगर नहीं है तो लिख दें, फिर यस लिखें कि आगे चले।
मैसेज टाइप करें कि आगे चलते हैं, अगर है तो ठीक है। क्लियर है, गुड, नाइस, वंडरफुल। चलिए, ये मैंने पहले बता दिया कि हम जो चीजें सीखते हैं वो रेपिटेशन से सीखते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉडलिंग। हमने इर्द गिर्द दूसरों को देख के जो चीजें सीखी हैं तो ये मॉडलिंग किया। और यहाँ पे ये बात आप सारे सुन लें कि और इस चीज पे बिलीव भी कर लें कि अगर कोई एक दफा काम कर सकता है तो वो बार बार कर सकता है। तो अगर हमने बचपन में सबसे मुश्किल काम किया है जब हमने वॉक स्टार्ट की, जब हम खड़े होके चले, 4 टांगों पे खड़े होना आसान है, 2 टांगों पे खड़ा होना मुश्किल है। ये इंसान देखें 2 टांगों पे कैसे चलता है। इसमें दिमाग में पानी है और कानों में पानी है, जिस वजह से बैलेंस होता है और इंसान खड़ा होता है। और ये कितना मुश्किल काम था, जरा याद करें, सोचें कि जब बचपन में, अगर किसी को याद नहीं आ रहा लेकिन मेमोरी पड़ी हुई है, कुछ की मेमोरी बड़ी अच्छी होती है कि वो उन्हें याद रहता है कि कितना मुश्किल काम था खड़े होना। जब हम पहली दफा खड़े हो सकते, काम कर सकते तो हम बार बार कर सकते हैं। ये सेंसेस हैं कि जिसके जरिए हमने लेना होता है। हमने इन 5 सेंसेस से, विजुअल से देखते हैं, ऑडिटरी से सुनते हैं, टैक्टाइल टच है। अच्छा, इनको एनएलपी की लैंग्वेज में मोडालिटीज कहते हैं। मैं मोडालिटीज वर्ड यूज नहीं कर रही, इसलिए आपको ये सारा, अगर मैं इनको मोडालिटीज और सब मोडालिटीज, आगे इनका जो है ना सब मोडालिटीज वर्ड आएगा, कभी कभार मैं वो यूज करूंगी ताकि आपने ये कोर्स एनएलपी किया है तो जब कभी कहीं और आपने इसके साथ साथ मैं आपको एनएलपी की बुक भी दूंगी और वो भी आप पढ़ेंगे और बाकी बुक्स भी पढ़ने को बताऊंगी, ताकि आप जो इसके साथ साथ आपका और भी जो है ना नॉलेज बढ़ता जाएगा। जब आप खुद से पढ़ेंगे और चीजें देखेंगे तो आपको ये चीजें पता होंगी कि अच्छा इनको ये वर्ड्स भी कहते हैं। तो इनको मोडालिटीज कहते हैं। जैसे ये बड़ी वाली मोडालिटीज है, इसके आगे आएंगे सब मोडालिटीज। अच्छा, ये दे ये वाला कि ये सबको समझ आए कि ये क्या है। कौन पढ़ेगा? ये पढ़े जी। जी, ये इन सब जी, ये तो अब जनरेटिव सक्सेसिव प्रिंसिपल आएंगे, न्यूरोलॉजिकल लेवल, ये मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। अब इन सब, आप सब एग्री है इस चीज से? एग्री है तो टाइप करें यस। हैप्पीनेस कहाँ है? टाइप करें जल्दी से क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, जल्दी से यस करें। हैप्पीनेस कहाँ पे है? यस, ग्रेट, वंडरफुल। हैप्पीनेस इंटरनल है, सब ने यस लिखा। अभी मैं ये अगला करने से पहले ये चीज मैंने ये बतानी है कि कोई भी हम प्लान करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमारा कोई भी आउटकम होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। मैंने जो ये कोर्स क्रिएट किया और मैंने जो ये सोचा, तो मेरे अंदर क्या चीजें थी जो मैंने किया। मुझे पता है कि हो सकता है मुझसे ज्यादा लोगों के पास नॉलेज हो, मुझसे ज्यादा चीजें लोगों को हों, तो मुझे ये इसलिए मैंने किया कि मुझे ये लोगों को समझाना और लोगों को बताना, जो चीजें मुझे समझ आ गई हैं वो मुझे, मेरे अंदर एंथुसिज्म था, मुझे एक मेरे अंदर ऐसा जोश था शायद कि वो वाली एबिलिटी किसी और के पास ना हो। इसलिए जब कभी कोई भी काम करें तो अपने अंदर से कोई ना कोई चीज देखें कि मेरी ये चीज है कि मैं इस वजह से आगे ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसमें आगे जैसे आएगा फिर मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। ये देखें कि आप टोटल क्या हैं, आपकी थॉट्स हैं, आप सम टोटल ऑफ योर थॉट्स हैं। अब जो दूसरे वाला था कि जो हमने करनी थी सक्सेसिव मॉडल, वो बाद में कर लेंगे। आज हम ब्रीफ हिस्ट्री कर लेते हैं ताकि आपको पहले आपका ये बिलीव इसके ऊपर ज्यादा बन जाए, क्योंकि जब आप ये हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ये कोई एक बंदा नहीं बता रहा, ये न्यूरोलॉजिकल जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ये
इसकी पूरी हिस्ट्री है और वर्ल्ड वाइज ये बहुत काम हो रहा है। बाहर के लोग तो बहुत ज़्यादा अब तो स्कूल कॉलेजेस में भी करवा रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये नॉलेज थोड़ा सा न्यू है और बहुत से लोग इस पे अभी काम भी नहीं कर रहे। और दूसरा ये एक्सपेंसिव बहुत है, जो लोग बाहर से सीख के आए। कल मैंने रॉबर्ट एंथोनी का बताया था कि उसकी स्टोरी भी है कि उसने कैसे सीखा था। वो लोगों ने जाके बाहर उनसे वहाँ सीखा और जो लोग वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से सीख के आए और जिनको बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत आम फैम लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल वे में लोगों को बताते हैं, वो ज़रा एक्सपेंसिव है। तो फिर इसमें ये भी हुआ कि हम जैसे लोग, जैसे हमने अपने आप को इन लोगों से कॉन्सेप्ट लिया, देखा, सीखा, तो हमने इतना सिंप्लीफाई करना है कि हमारे हर बंदे के पास जाए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब इतना एक्सपेंसिव है तो नहीं अफोर्ड हो सकता, तो इसलिए मेरे अंदर ये एक जज्बा था कि मैं लोगों को बिल्कुल आम फैम लैंग्वेज में और आम तरह से समझाऊं और बिल्कुल इजी कर दूं और बिल्कुल इकोनॉमिकल कर दूं ताकि लोग ये सीख सकें। तो हिस्ट्री के बारे में मैं अब आगे आपको बता रही हूँ। टाइम कितना है, चलें जितना भी आज हो सकता है कोशिश करते हैं कि आज जो इसकी हिस्ट्री है उसको हम कर लें। हिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही टच दूंगी कि ये आप देख रहे हैं, ये दो बंदे हैं, जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बैंडलर। इनके ये दोनों बंदे जिन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया और इनके साथ फिट्जपॉल हैं, तीन है, इन्होंने मिलके काम किया। अब इनकी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ये 1970 में ये जो है इन्होंने कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे इनकी कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने ये काम जो है ना स्टार्ट किया। इसमें हुआ ऐसे कि जो ये दोनों थे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे उसके लैंग्विस्टिक के और एक जो बैंडलर थे, रिचर्ड बैंडलर। इन दोनों के असर में दोनों नाम ऐसे, जॉन ग्रिंडर, रिचर्ड बैंडलर। जो जॉन ग्रिंडर थे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे लैंग्विस्टिक के, लैंग्वेज के प्रोफेसर थे, वो लैंग्वेज पढ़ाते थे। जो रिचर्ड बैंडलर थे उस वक्त ये स्टूडेंट थे उस टाइम 1970 में। तो जो बैंडलर हैं इनको ये पता चला, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में देखा कि वो जो उनके अंदर मॉडलिंग है, वो हेयरिंग को मॉडल कर लेते हैं। आपने देखा है कि कुछ लोग मिमिक होते हैं, किसी की आवाज को मिमिक कर रहे हैं, किसी की उन चीजों को, तो ये अल्लाह ताला ने ये कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं। उन्होंने ये चीज देखी कि उनके अंदर ये चीज है, उन्होंने रेप्लिकेट किया गेस्टाल्ट थेरेपी को। और उन्होंने बाद में काफी ज्यादा जो फिट्जपॉल है उनकी बुक्स जो गेस्टाल्ट थेरेपी की, गेस्टाल्ट का मैंने कल थोड़ा सा टच आपको दिया था कि सम टोटल है, इसकी गेस्टाल्ट थेरेपी भी है। और ये सिंपली थोड़ी सी मैंने आपको चीजें बता दी थी कि गेस्टाल्ट की मीनिंग्स क्या है। तो इन्होंने उनकी बाद में बुक्स भी लिखी और उनके जो है ना इंटरप्रिटेशन भी की है। तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने ये देखा कि तीन लोग थे उस दौर में, एक फिट्जपॉल मैंने बताया और दो लोग, एक लेडी वर्जीनिया थी और एक वो थे मिल्टन एरिक्सन थे। ये तीन लोग थे जो कि बहुत उस दौर में थेरेपी करते थे, लोगों को बहुत फायदा मिलता था। और उससे इन्होंने ये सोचा कि ये क्या ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है ना बहुत जल्दी रिकवर होते हैं और इनकी थेरेपी से जो है ना वो लोग बहुत जल्दी अपने उनके मसाइल भी हल हो रहे हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया आपस में कि हम कोई ऐसा मॉडल तैयार करते हैं, इनको कॉपी करते हैं, जो बेसिकली इनके मीनिंग्स हैं कि मॉडलिंग करना, कि कोई एक बंदा कुछ कर सकता है तो सब कर सकते हैं। और वो कोई एक बंदा क्या काम कर रहा है, अपने दिमाग में कैसे इमेजेस बना रहा है कि वो सक्सेस हुआ है। जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अब्दुल सत्तार एदी हैं, उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया, तो उन्होंने क्या अपने दिमाग में ऐसे इमेजेस बनाए कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और वो कौन सी मोडालिटी थी उनकी, मैं वैसे ही आपको जरा इन टच देने के लिए, उनकी काइनेस्थेटिक मोडालिटी थी। और उनकी माँ जो थी वो रोजाना उनकी क्या था, उनकी मोडालिटी जो थी, उनकी माँ ने नर्चर भी वैसे ही किया। उन्होंने नर्चर इस तरह किया कि वो पैसे जब देती थी तो उनको कहती थी कि ये एक आना जो है आपने अपने किसी दोस्त को देना। अब क्या था, उनकी प्रेफरेबल मोडालिटी भी वही थी,
कानेस्थेटिक थे और उनके वो ट्रेनिंग भी वैसे दी गई। जो ट्रेनिंग दी गई तो वो देखें वो कितना सक्सेस हुए कि दुनिया में नाम बना गए। दूसरा मैंने आपको कहा था कि जो लोग अब जैसे जिनको फोबिया हो जाता है, उन्होंने क्या, उनको एक खौफ पैदा होता है कोई भी, तो उनके दिमाग में ऐसा क्या पैटर्न्स बन जाते हैं कि वो उनको खौफ आने लगता है। तो ये सारी चीजें कि ये मॉडल होती हैं, कहीं ना कहीं पहले चीजें वो सीखी होती हैं और उससे जो हमारे दिमाग में वो जगह बन जाती है। तो इस बेस पे उन्होंने ये किया कि उनके पास वो बैठे, उनसे उन्होंने वो चीजें सारी देखी कि वो ऐसे जो लेडी वर्जीनिया वो किस तरह क्वेश्चन करती हैं, किस तरह थेरेपी करती हैं और कैसे लोगों से क्वेश्चन करती हैं कि लोग वो जो है ना सक्सेस होते हैं। उस पर वो उनका मिल्टन मॉडल बना, मेटा मॉडल बना, ये सारे डिफरेंट मॉडल्स वहां से क्रिएट हुए। और ये उनके जो क्लेम उन्होंने किया कि ये चीजें उन्होंने करेक्ट की हैं, फोबियास पे उन्होंने इलाज किया, डिप्रेशन पे किया, लर्निंग डिसऑर्डर पे किया, ये सारी चीजें उन्होंने वहां से वो ये लोग जो इलाज कर रहे थे तो फिर उन्होंने ये चीजें देख के ये जो फ्रांस पॉल है इसका जो रोल मॉडल है एनएलपी के लिए, ये एक साइकेट्रिस्ट थे और साइकोथेरेपिस्ट थे, फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी हैं। इन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी जो है ना ये फाउंडर है और इनको भी इन्होंने कॉपी किया इन दो लोगों ने, जॉन ग्रेंडर, रिचर्ड बैंडलर, इन दोनों ने। ये है लेडी वर्जीनिया, इनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री है। इनके 5 बच्चे थे, शुरू में इनको ये हुआ 3 साल तक इन्होंने इनको शुरू में निमोनिया हो, अपेंडिक्स का हुआ, ऑपरेशन हुआ तो ये स्कूल नहीं गई, इनकी मदर ने इनको स्कूल नहीं भेजा और ये लाइब्रेरी की जो 3 साल तक थी तो उन्होंने सारी बुक्स पढ़ ली थी जो लाइब्रेरी में थी। फिर इन्होंने इसी तरह से ज़ाहिर शुरू से इनका इंटरेस्ट था, फिर बाकी इन्होंने ज़्यादा बुक्स पढ़ी, फिर बाद में ये अपने कंट्री से शिफ्ट की, फिर किस तरह इन्होंने एजुकेशन ली, कैसे ये फिर फैमिली थेरेपी की तरफ आई। ये फिर अगर इनकी पर्सनल हिस्ट्री में बायोडेटा में चले जाएं तो ये लंबा फिर लेक्चर डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये चीज आपको थोड़ी सी बताना कि इन लोगों ने ये काम किया 1970 में और 1975 में बुक भी हुई, वो आगे बुक बताऊंगी जो उन्होंने बुक वर्ड्स के ऊपर, मैजिक ऑफ द वर्ड बुक उन्होंने बनाई। तो अभी ये जो लेडी वर्जीनिया थी ये भी साइकोथेरेपिस्ट ही, फाउंडर ऑफ फैमिली थेरेपी है ही। हर वेल नोन बुक जो है जॉइंट फैमिली है, पीपल मेकिंग और न्यू पीपल मेकिंग। अब ये तो पहले की, अब इनकी बहुत ज्यादा बुक्स आ चुकी। इससे पहले ऐसा था कि जिसका प्रॉब्लम होता था उसी के लिए, उसी को थेरेपी के लिए लाते थे, उसी की काउंसलिंग होती थी। इन्होंने ये देखा कि जब अगर किसी इंसान को हमने ठीक करना है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी हमने जो है ना काउंसिल करना, उनको भी बताना है। तो उस इन्होंने जो है ना बेस डाली है और इन्होंने जो है ना ये फाउंडर हैं जैन, मतलब बाकी लोगों को भी साथ लाके, फैमिली को भी, उनको भी समझाना है। क्योंकि अगर एक पर्सन का माइंड जो है ना वो अगर आपने चेंज किया, उनका बिलीफ सिस्टम चेंज किया, तो जो उसके साथ बाकी रहने वाले उनका भी होना वो होगा, तभी जाके वर्क करेगा। ये मिल्टन एच एरिक्सन, ये भी एनएलपी को, एनएलपी ने इनको रोल मॉडल किया है। ये कौन, ये साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और ये साइंटिस्ट हैं और गिफ्टेड हिप्नोटिस्ट हैं। यहाँ पे भी मैं एक बात कहूँ कि कुछ लोगों की आवाज और अल्फाज लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। ये आप आगे जाके डिटेल में जब हम पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि हम किस तरह से बाज लोग हम यूज भी कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस को जो क्रिटिकल बैरियर है उसको पास कर देते हैं। जब हम अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं तो बाज टाइम पे हम नेगेटिव और गलत भी यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ जब ये जो कोर्स के उस स्टेज पे, उस पोर्शन में हम जाएंगे जहां हम ये जानेंगे कि हम कौन से अल्फाज, हिप्नोटिक लैंग्वेज उसको कहते हैं, कि हम ऑलरेडी कौन सी हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। वो हो सकता है कि सम टाइम हम किसी को स्पॉइल भी कर रहे हो, किसी के लिए नुकसानदेह भी हो, क्योंकि कॉन्शियसली हमें नहीं पता कि ये अल्फाज और ये चीजें दूसरे के लिए नुकसानदेह उसके सब कॉन्शियस में चली जाएंगी और ये जा रही हैं। तो ये जो थे इनको अल्लाह ताला ने, ये गिफ्टेड थे,
ये लोगों को बहुत जल्दी हिप्नोटाइज करते थे, और हिप्नोटाइज का भी हिप्नोटाइज का भी जो लोगों को कॉन्सेप्ट है, मिथ है कि ये वो भी मिथ अलग है। ये उस तरह से कि लोगों का इलाज करना, जैसे मैं पीछे से आपको आपका एक ग्राउंड बनाया है कि हमारे सबकॉन्शियस में ऐसी चीजें हैं जो हमारे जरूरत की नहीं है और हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही हैं। वो एक आम इंसान को पता नहीं होता कि ये पीछे क्या चीज है जो पॉप अप होके मेरे लिए प्रॉब्लम की सूरत में आ रही है। वो पीछे कोई एक चीज जो है ना, वो सुप्रेस मेमोरी है, ये सुप्रेस चीज है, जो कि कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसी चीज है जो पीछे पड़ी हुई है हमारे सबकॉन्शियस में, वो खुद से नहीं आ सकती। जब तक कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं होगा तो बात से निकालते हैं। ये जो स्टेज हिप्नोटाइज का कॉन्सेप्ट है वो गलत है कि लोगों को खड़े खड़े नचा देना और इस तरह से उनसे उनके राज उगलवा देना, ये सब मिथ्स हैं। ये जो है ये एक मेडिकल और ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट के लिए, और इनका बाद में वहाँ पे एसोसिएशन बनी है, और वहाँ अमेरिका में तो ये एसोसिएशन है और प्रॉपर इस चीज को लीगलाइज किया हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसा अभी कोई लीगलाइज नहीं है। ये प्रेसिडेंट हैं क्लिनिकल हिप्नोसिस के, और ऐसे जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोपैथोलॉजिकल एसोसिएशन, उनके ये मेंबर है। ये न्यूरो साइंसदान हैं डॉक्टर पाल बेक वाई रिटा। इन्होंने हमारे ब्रेन में जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जब हम कोई नया काम पहली मर्तबा करते हैं तो ये न्यूरॉन मुतहर्रिक होते हैं और एक दूसरे के साथ मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। अगर उसी काम को बार बार दोहराते रहें तो ब्रेन में कई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिनसे मिलकर ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बनता है। ये जो इसमें एनएलपी में ये चीज बहुत ज्यादा समझने के लिए आएगी कि न्यूरल पाथवे बनता है। जब हम कोई नया काम करते हैं तो वो वहां पे कनेक्शन बनता है, न्यूरॉन फायर करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये भी आगे डिटेल में एक चैप्टर आएगा, इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो एनएलपी है ये 1970 में स्टार्ट हुई, उसके बाद ये पॉपुलर होना शुरू हुई 1980s में। जो है वो बैंडलर और ग्राइंडलर जो है वो उनको इसी रास्ते पे चले। 1980 से लेके 2000 तक जो है लीगल और पर्सनल इशू पे इस पे काम होने लग गया। फिर 2000 से लेके अभी तक जो है ये थ्योरी जो है बिल्कुल अब यूज हो चुकी है, और ये सर्टिफाइड लोगों को भी करती है, और लोग इसको मतलब मास्टर तौर पे कोर्सेज करते हैं और लोगों को इसके से इलाज करते हैं। और इसको इलाज क्या, इसको मतलब एक तरीका है जिंदगी का। ये थेरेपीज में भी यूज होता है, ये सेल में भी यूज होता है, ये टीचिंग में भी यूज होता है। इसकी मुख्तलिफ डायनेमिक्स जो स्टार्ट में मैं बता चुकी हूँ ये उनमें यूज होता है। थेरेपिस्ट के जो लिए यूज होगा उसमें मैं इलाज बताऊंगी। इसका मीनिंग आपने ये नहीं लेना कि आप इलाज के लिए बैठे, ये मैंने पहले भी बता दिया था। समटाइम वर्ड्स ऐसे निकलते हैं, उसके मीनिंग्स ऐसे नहीं होते, क्योंकि अब मैं बार बार ये नहीं कहूंगी कि ये हर डायनेमिक में यूज हो रहा है। ये मैंने शुरू में काफी दफा ये चीज आपको बता दिया कि किन किन डायनेमिक्स में है। अब मेरे ख्याल से आज इधर ही खत्म करते हैं, और आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते। इनकी जो पहली बुक थी वो मैजिक वर्ड थी, क्योंकि जो ये फैमिली थेरेपिस्ट लेडी वर्जीनिया, ये वर्ड ऐसे बोलती थी, ये चंकिंग करती थी और ये डिग डाउन करती थी कि ये, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आगे जिस तरह से जर्नलाइज के लोग ऐसे होते हैं, तो कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके जो सबकॉन्शियस से जो है ना, जो चीज आपके ये चीज एक बनी हुई है, जो फिल्टर बना हुआ है, वो कम हो जाता है। और वो ऐसे क्वेश्चन के साथ ही जो है ना, वो इंसान का जो पैराडिग्म है ना, वो शिफ्ट हो जाता है। वो फिर सही तरीके से वो उस चीज को समझने लगता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो आज टाइम हो चुका है, कोई क्वेश्चन है? और असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन भी बताएं। और फिर असाइनमेंट आज की इस फिल्टर के हवाले से देखना है कि कौन बंदा फिल्टर यूज कर रहा है, और इन तीनों में से कौन कौन किसके पास। जैसे कल मैं बात कर रही थी तो मेरा बेटा कहता है, अपने बहन के लिए कहता कि उसके पास जनरलाइजेशन वाला है, मेरे पास डिलीशन वाला है। अपनी अपनी लैंग्वेज से पता चलता है ना। तो फिर इनको फिर पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि मैं कौन से यूज कर रही हूँ, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, मैं इन तीनों फिल्टर में से मेरा कौन सा फिल्टर यूज होता है।
ये भी करें और पॉजिटिव सेंटेंस वाला भी करें। ये असाइनमेंट है। कोई क्वेश्चन है फिर बताएं। मुझे लगता है सारे सो गए, बोलें तो मुझे भी कुछ पता चले, क्योंकि जब कोई बोलेगा तो कंसंट्रेशन है। अच्छा नहीं, सोए नहीं है, समझ आ रही है इसका मतलब है। अच्छा ये तो बताए ना, फीडबैक तो दें जी। जी कि सब हम भी तो करते हैं, हम भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, हम किसी के लिए लोग हैं। ये देखिए ना, अगर मैं ये ना कहती, बिल्कुल, देखा कितना। तो, तो हम बोलते ना, हमारे किसी को सुन, कोई हमें भी तो झेल रहा है ना, हम किसी को झेल रहे हैं, कोई हमें झेल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम भी इंसान है ना, हम तो इसी इसी माशरे में, हम इसी तरह से हमारी ग्रूमिंग हुई। ये सारा सिस्टम ह्यूमन बीइंग का सब कुछ है। वो उसमें इंटेंसिटी कम ज्यादा है, लेकिन है तो वही चीज है ना सबके अंदर। तो यही है ना, यही है ना, देखिए अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब देखें, पता भी नहीं चल रहा कि ये लेक्चर के दौरान आप चेंज हो रहे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आपके सोचने समझने का जो सारा पैरामीटर है वो शिफ्ट हो रहा है। तो और किस किस ने, और क्या मैंने असाइनमेंट दी, क्योंकि अभी काफी आज लेक्चर हुआ है, इससे जो है ना क्या निकलता, पॉजिटिव चीजें, फिल्टर है, यही चीजें आज हमने पढ़ी हैं। क्योंकि ये था भी काफी कॉन्सेप्चुअल है ना, कि फिल्टर को समझना ही बड़ा मुश्किल था। कोशिश तो की है, सबको फिल्टर की समझ आ गई है, टाइप करे यस, नहीं आई तो नो, दोबारा फिर इसको कर लेंगे। मैं देख रही हूँ मैसेज, फिल्टर की समझ आ गई, सबको क्लियर हो गया फिल्टर क्या है। ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट। अब आप फिल्टर सबके चेक करेंगे और अपने भी चेक करेंगे। चले इंशाल्लाह, अब नेक्स्ट जो है ट्यूसडे वेडनेसडे को मुलाकात होगी, और मुझे तो फिर कुछ ज्यादा देनी चाहिए थी असाइनमेंट, है ना, पूरा हफ्ता है ना, असाइनमेंट कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी। अभी आएंगी, वैसे अभी आई नहीं है। ये करके आना है, अपना भी और लोगों का भी लिखना है। अच्छा मुझे ये भी बात बताएं कि मैं ये चाह रही थी, वैसे तो ये वाले कोर्स तो नहीं अपलोड करती, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के नेट के इशू हैं, मैंने जिनके लिए इतना तड़प करके ये इस तरह का सोचा है, तो उनकी भी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे डालें। तो आप लोग अगर देखेंगे तो डालूं, क्योंकि वहां से दोबारा भी देखें, और उस पर कमेंट्स जो मैं कह रही हूँ कि आपको असाइनमेंट देती हूँ, आप वहां पे पोस्ट कर दिया करें। बेशक आपका तो वहाँ नाम नहीं होगा, आपने ईमेल के साथ करना है, तो आप वहाँ पे, जो फिर कल वाली भी करती हूँ, आज वाली भी करती हूँ, मैंने आपको असाइनमेंट दी है, तो आप वहाँ पे पोस्ट करें ताकि पता भी चले। और एक चीज़ आपको बताऊँ, ये सारा लिखने का बेनिफिट ये है कि जब हम सोचते हैं तो वो 40% होता है, जब हम बोलते हैं तो 60% होता है, जब लिखते हैं तो 70% हो जाता है।
तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, क्योंकि एनएलपी जो है ये एक साइंस है, तो ये इसके पीछे साइंस है। और आपको मैं हर चीज का, आप मुझसे क्वेश्चन करें, पूछे, मैं उसका पीछे जरूर आपको उसकी साइन एक्सप्लेन करूंगी। जो नहीं होगी तो वो मिलके ढूंढेंगे। तो है ये साइंस है और इसके पीछे लॉजिक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जब वहां लिखेंगे तो आपके वो लिखा हुआ है, वो फिर आपके सबकॉन्शियस उसको इम्प्लीमेंट करता रहेगा। एग्री है? वही मैं कह रहा हूँ, जो असाइनमेंट है तो वहां पे लिखें, और लिखने का रीजन मैंने इनको यही बताया कि वो इम्प्लीमेंट होता है। जो इस टाइम में ये लिख लेंगे, इनका सबकॉन्शियस काम करना शुरू कर देता है। वो रिसोर्सेज जब आएंगे, इनका वो काम होता रहेगा। ये एनर्जी है कि उस तरह की एनर्जी इनकी तरफ आती रहेगी, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जैसा सोचेंगे। क्योंकि अगर कोई माने ना माने तो लॉस तो है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वेव्स का लॉ है, जो लाइट का लॉ है, जो ये सारे तो लॉ है, हम माने या ना माने। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब ये लिख लेते हैं, जब हम बात कर लेते हैं, तो वो 40% हो जाएगा। जब एक तरह के लोग मिलके, जैसे हम बैठे, एक तरह का माइंड है कि हमने पॉजिटिव ही सोचना, और कोई अगर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैंने ये फ्यूचर में मैंने ये काम करना है, तो मेरे जैसे माइंड के लोग जो कि मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मुझे और उसमें से टिप्स भी देंगे और सजेशन भी देंगे, उन लोगों के साथ अगर मैंने ये कोई प्लान शेयर किया हुआ है, हम लोगों ने मिलके बात किया, 60% है कि वो हो जाएगा। उन सब के माइंड की जो एनर्जी है वो मिलके वह काम करेगी, और उसके साथ जो 70% अगर लिख लिया तो 70% वो हो जाएगा। इसलिए हमें जो काम हम करते हैं तो ये हमें बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के साथ जो कि पॉजिटिव हों, जो उनके साथ नहीं जो कि नेगेटिविटी दें। एग्री? Yes. Yeah. Oh, sorry. चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह अपलोड भी करते हैं। और ये मिसबा ने कहा कि यही काफ़ी है, और यही काम करके आते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, और दूसरा ये जो फिल्टर का, वो जज करने और उनको कम करना है, उसमें रियलिटी ढूंढनी है। जो फिल्टर के इफेक्ट कम करने की मैंने टिप्स बताई हैं वो करनी है। तो ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अच्छाइयाँ फैलाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।